दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदी का जो त्रिपथ कार्य होता है, इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें हम लोग आज बेसिक को समझेंगे, जैसे कितनी तेज गति से इस हमें वीडियो में नदी दिखाई दे रही है, ये कैसे कैसे अपने 3 कार्यों को करती है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपर्दन को और अपक्षय को हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा हमें रॉक वेस्ट प्राप्त होता है और उसका विभिन्न प्रकार के एजेंट्स के माध्यम से स्थानांतरण होता है, जिसे हम अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन जो है वो गतिशील क्रिया है और अपक्षय हमारी स्थैतिक क्रिया है। ये सारी बेसिक चीजें हम जान चुके हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने 6 एजेंट्स पे चर्चा की थी अपर्दन के, जिसमें कि ग्राउंड वाटर, सागर की तरंगें, नदी का जल, हवा, हिमानी, परिहिमानी को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने हवा अर्थात विंड, जो कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रभावी होती है। इसके अलावा नदी, या जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग ग्राउंड वाटर और ओशनिक वेव्स और विंड, इन तीनों से निर्मित स्थलाकृतियों को, इन तीनों के कार्यों को कर चुके हैं। आज नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियों को हम समझेंगे, ये हमारा चौथा एजेंट है अपर्दन का। और इसके अंतर्गत हम चाहते तो पहले से सीधे हम लोग लैंडफॉर्म्स पे आ जाते, लेकिन हम पहले इसके एक बेसिक पे चर्चा करेंगे। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उस बेसिक पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे जो हमारे सारे बेसिक्स हैं, क्योंकि नदी का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अन्य की अपेक्षा, और इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं नए। तो हम लोग उन टर्म्स को जानेंगे, समझेंगे। इसके पश्चात हम लोग इसके लैंडफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो अध्याय होगा ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जैसे नदी का त्रिपथ या त्रिकल कार्य, सामान्य अपर्दन सिद्धांत, नदी के अपर्दन के रूप और परिवहन के रूप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य। त्रिपथ कार्य से तात्पर्य यह होता है कि नदी का जो कार्य होता है वह 3 प्रकार के कार्यों को नदी करती है: ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन। यद्यपि हमारे जो अन्य कारक हैं वो भी इन कार्यों को करते हैं, जैसे विंड हो गया, जितने भी हमारे 6 एजेंट्स हैं वो परिवहन का काम भी करते हैं, अपर्दन का काम भी करते हैं, निक्षेपण का काम भी करते हैं। लेकिन जितना व्यवस्थित तरीके से, जितना विस्तृत स्तर पे नदी इन 3 कार्यों को करती है, इसीलिए नदी के कार्य को त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य कहा जाता है। इसीलिए नदी से ही इसे जोड़ा जाता है। अगर कभी प्रश्न आए कि कौन सा एजेंट त्रिपथ कार्य करता है, तो हम सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाना चाहिए वो नदी पे जाना चाहिए, क्योंकि नदी ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन तीनों ही कार्यों को बड़ा ही विस्तृत तरीके से करती है और बड़े ही विशाल लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। इसलिए नदी के कार्य को 3 फेज वर्क, त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य कहा जाता है। नदी से निर्मित होने वाली जो भी हमारी स्थलाकृतियां हैं वो इन्हीं प्रकार के कार्यों का परिणाम होती हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, फिर इरोजन लिखा है, फिर डिपोजिशन लिखा है। त्रिपथ कार्य का मतलब होता है 3 कार्य। पहला कार्य ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा कार्य इरोजन और तीसरा कार्य डिपोजिशन। पहले ट्रांसपोर्टेशन क्यों लिखा गया? क्योंकि जब रॉक वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है तभी सबसे पहले यह प्रक्रिया होती है। अर्थात मान लीजिए ये रॉक वेस्ट है, अपक्षय से प्राप्त, ठीक है, अपक्षय द्वारा निर्मित। जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान तक, तो रास्ते में जो ये मार्ग आएगा इसे ही ये घिसने का काम करेगा। ठीक, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की क्रिया द्वारा जो हमारा रॉक वेस्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, और रास्ते में आने वाले जो भी उस सरफेस है उसको घिस कर अपरदित करता रहता है, और लास्ट में डिपोजिशन की क्रिया होती है।
तो इस प्रकार ये 3 काम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अर्थात किसका ट्रांसपोर्टेशन, अवसाद का, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा काम ट्रांस इरोजन, अच्छा जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसी साथ ही साथ जिस मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मार्ग में वो अवसाद क्या करते हैं, उसको काटते रहते हैं, घिसते रहते हैं नीचे नीचे। तो दूसरा काम इरोजन, और तीसरा काम सबसे अंत में डिपोजिशन अर्थात जो भी मलबा अवसाद सबका निक्षेपण। तो परिवहन, अपरदन, निक्षेपण, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन, ये हमारे 3 कार्य होते हैं। जैसे नदी के संदर्भ में इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है 3 फेज वर्क, त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे सामान्य अपरदन सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, इरोजनल टूल्स। दोस्तों इरोजनल टूल्स क्या होते हैं, जो भी मटेरियल या अवसाद नदी अपने साथ लेके चलती है, क्योंकि वो अपरदन का काम करते हैं, कटाई काटते रहते हैं नीचे नीचे, मतलब जिस मार्ग से चलते हैं, तो अपरदन का काम करने के कारण उन्हें अपरदनात्मक यंत्र कहा जाता है या इरोजनल टूल्स कहा जाता है। अगर इनकी मात्रा कम है तो इरोजन जो है वो भी कम हो जाएगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि अगर अपरदनात्मक यंत्र या अवसाद की मात्रा कम होगी, सेडिमेंट लोड या बोझ की मात्रा कम होगी, तो इरोजन कम हो जाएगा। लेकिन अगर इरोजनल टूल से अवसाद या बोझ बढ़ जाएंगे तो भी इरोजन कम हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, इरोजनल टूल्स बढ़ने पर तो अपरदन ज्यादा होना चाहिए, कम में तो चलो ठीक है, कम अगर टूल्स कम है अवसाद कम है तो अपरदन कम होगा। लेकिन अवसाद ज्यादा होने पर भी अपरदन कम होता है, क्योंकि हर नदी की अपनी एक अवसाद धारण करने की क्षमता होती है, एक उनकी कैपेसिटी होती है, एक उनकी सामर्थ्य होती है। अगर उससे ज्यादा अवसाद आ जाता है तो वो भारी हो जाता है और वो नीचे सरफेस पे वो बैठने लगता है। और अगर अवसाद बहुत कम है तो भी अपरदन नगण्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अवसाद की मात्रा और आकार, अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं पत्थर के तो वो इतने भारी होंगे कि वो नीचे सरफेस पे चले जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। क्योंकि अपरदन नदी द्वारा तभी हो पाएगा जब टुकड़े, और अगर बहुत छोटे हैं, रेत के कण के बराबर हैं, तो वो जल के साथ आगे भाग के निकल जाएंगे, वो अपरदन का काम नहीं कर पाएंगे। टुकड़े इतने बड़े होने चाहिए कि वो नीचे भी ना बैठे, इतने भारी भी ना हो कि नीचे बैठ जाएं, और इतने हल्के भी ना हो कि अपरदन ना कर पाए, बल्कि वो इतने बड़े और इतने उनका वजन हो कि वो आसानी से जल के साथ चलते रहें। मतलब एक नॉर्मल या मीडियम साइज का होना चाहिए। और मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी अवसाद की तो सबके सब नीचे बैठ जाएंगे, भारी हो जाएंगे। नदी की जो सामर्थ्य है परिवहन की उससे ज्यादा हो जाएगा, तो नदी उसका परिवहन नहीं कर पाएगी, उसको कैरी नहीं कर पाएगी। और अगर बहुत कम मात्रा हो जाएगी अवसाद की तो तब तो अपरदन हो ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ सामान्य अपरदन के सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया जाता है कि अपरदन सबसे ज्यादा तभी होगा जब एक नियत मात्रा में अवसाद हो, अर्थात ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, और जो अवसाद या मटेरियल है उसका जो आकार हो वो भी बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और बहुत छोटा ना हो, मीडियम साइज का हो। इस स्थिति में ही अपरदन सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए हम इरोजनल टूल्स या अपरदनात्मक यंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि इरोजनल टूल्स बहुत ज्यादा होने पर इरोजन ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब इरोजनल टूल्स की मात्रा और उनका आकार एक सामान्य स्थिति में रहेगा, एक मॉडरेट या मीडियम कंडीशन में रहेगा, तो अच्छे से होगा। अगर कम है तो भी नहीं हो पाएगा, और ज्यादा होगा तब तो सारा का सारा भारी होकर बैठ जाएगा नदी के तली में, वो नदी के साथ नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार ये है अपरदन का सामान्य सिद्धांत या सामान्य अपरदन का सिद्धांत। आगे हम लोग अपरदन के रूपों पे चर्चा करेंगे।
मित्रों, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है अपरदन के रूप, अभी तक हम लोगों ने अपरदन की प्रक्रिया को समझ लिया कि बेसिकली इरोजन की जो प्रक्रिया है ये होती कैसे है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इरोजन की प्रक्रिया किन किन रूपों में घटित होती है, अर्थात किस किस तरीके से नदी के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है। तो एक पहली प्रक्रिया घोलीकरण होती है या संक्षारण, इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोला जाता है। इसमें क्या होगा कि ये प्रक्रिया बेसिकली चूना चूना पत्थर, बालू का पत्थर जैसी जो हमारी चट्टानें हैं जो घुलनशील हो सकती हैं, घुल सकती हैं, उन्हीं पर प्रभावी होती है। नदी का जो जल होता है उन्हें घोल देता है और उसके द्वारा अपरदन करता है। अपघर्षण में क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो अवसाद होगा वो जिस मार्ग से जा रहा है, ये मान लीजिए उसका मार्ग है, तो उस नीचे नीचे की जो तली है सरफेस की उसको घिसता रहेगा, उसको अपरदित करता रहेगा। सन्नी घर्षण में क्या होता है, अभी तक तो ये अवसाद इस तली को घिस रहे थे, अपने मार्ग को घिस रहे थे। अब क्या होगा, ये अवसाद आपस में टक्कर खाएंगे और इनका आकार छोटा होता जाएगा। जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर कभी पूछा जाए कि कौन सा अपरदन का रूप है जिसमें अवसाद का योगदान नहीं होता, तो हम बताएंगे हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावी होता है वो जल की स्पीड, जितनी स्पीड से वाटर टकराएगा चट्टान से, चट्टान को तोड़ देगा और अपरदन की प्रक्रिया करेगा, उसका परिवहन करेगा, उसका स्थानांतरण करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इस प्रकार इसमें जल की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है, वही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। वाटर की स्पीड इसमें प्रभावी होती है। कोई अवसाद घिसाई का काम नहीं करता है, काटने का काम नहीं करता है, बल्कि जल की स्पीड, इसमें किसी भी अवसाद का योगदान नहीं होता। इसमें जो भी अवसाद होते हैं, जो भी कण होते हैं, वो आपस में टकराते हैं। इसमें सारे के सारे कण होते हैं वो सरफेस जिस मार्ग से जल रहे हैं उसको घिसने का काम करते हैं, और इसमें घोलने का काम होता है, अर्थात जल उस घुलनशील चट्टान को घोलने का काम करता है। ये बेसिकली हर प्रकार के चट्टान पे ये प्रक्रिया लागू नहीं हो पाती है। तो ये कुछ 4 तरह के हमारे अपरदन के रूप होते हैं: घोलीकरण या संक्षारण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया। सॉल्यूशन, कोरेजन या एब्रेजन अपघर्षण, एट्रिशन सन्निघर्षण और जल गति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन। दोस्तों, अपरदन के रूपों को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के रूपों को, अर्थात परिवहन जो होता है वो कितने रूपों में होता है। परिवहन बेसिकली 3 रूपों में होता है: ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन। जब जो सेडिमेंट है, जो मटेरियल है, वो लुढ़कते हुए चलता है, उसे हिंदी में कर्षण बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रैक्शन। कभी कभी उछल के चलता है तो साल्टेशन या उत्परिवर्तन शब्द भी यूज होता है, उत्परिवर्तन। और सस्पेंशन में सारा का सारा मटेरियल लटक के चलता है। तो बेसिकली ज़्यादा इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ टर्म्स आपको समझने होंगे। कभी मान लीजिए कि कहीं कुछ ऐसा आ जाता है तो आप इसे समझ सकें। कभी कभी घुल कर भी चलता है। मान लीजिए कोई घुलनशील चट्टान है, अब उसका मेटेरियल घुल गया और साथ ही साथ उसका परिवहन हो रहा है। तो बेसिकली 4 तरह का हमारा अपरदन होता है: सॉल्यूशन, एब्रेशन, एट्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन। और 4 ही तरह का परिवहन भी होता है: ट्रैक्शन अर्थात लुढ़क कर, साल्टेशन उछल कर, सस्पेंशन लटक कर और सॉल्यूशन अर्थात घुल कर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा हमारा पहला पार्ट। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को जाना। आगे के पार्ट में हम लोग इसके स्थल रूपों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने नदी के त्रिपथ कार्य को समझा है। ये हमारा बेसिक चैप्टर था। आगे हम लोग डिपोजिशन और इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। नदी जब आती है पर्वतों से तो जो भी रॉक वेस्ट होता है उसको लेकर आती है
और रॉक वेस्ट इरोजनल टूल्स का काम करते हैं और मार्ग को घिसते रहते हैं तथा इससे विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं। साथ ही साथ जो रॉक वेस्ट होता है उससे बाद में निक्षेपण होता है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। इस प्रकार से नदी अपने त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य को करती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सामान्य अपरदन सिद्धांत की भी यहाँ पर चर्चा की थी। तो आगे हम लोग इसके लैंडफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू।